नमस्कार, मैं वैद्य रमा खटोकर अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है हमारा आयुर्वेद। खास करके जो लोग आयुर्वेद क्षेत्र से नहीं हैं लेकिन असली आयुर्वेद जानने में जिनको रुचि है, ऐसे लोगों के लिए ये चैनल चलाया गया है। एक ऐसा वैद्यक शास्त्र जो हमें विरासत में मिला है और हजारों साल बाद भी जिसके सिद्धांत समय की कसौटी पर आज खरे उतर रहे हैं, ऐसे शास्त्र के बारे में जानने की सबको ज़रूरत है। आज का विषय है कॉन्फ्रेंस, चर्चा सत्र, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और तद्विद्य संभाषण। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के एक अलग ही पहलू पर आज हम बात करने वाले हैं। सभी मानवों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाला, विचार करने वाला वैद्यक शास्त्र अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेगा, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। अपना शास्त्र और अपना ज्ञान अधिक अधिक समृद्ध करने के लिए शास्त्र संवर्धन और ज्ञान अर्जित करने के अनेक विध उपाय आयुर्वेद में बताए हैं। उनमें से एक है तद्विद्य संभाषण। आजकल वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में जो चलता है, या फिर ऐसा कहे कि जो होने की अपेक्षा होती है, वही 4000 साल पहले हुआ करता था, आयुर्वेद क्षेत्र में हुआ करता था। समय समय पर अनेक विशेषज्ञ इकट्ठा होते थे, अपने ज्ञान का और संशोधन का आदान प्रदान करते थे। कोई अगर समस्या हो तो उस पर भी विचार हुआ करता था। बहुत सारे पर्यायों के बारे में चर्चा हुआ करती थी और कोई ना कोई ठोस निष्कर्ष निकल ही जाता। इस सारी प्रक्रिया को उस ज़माने में बोलते थे तद्विद्य संभाषा। मतलब आज के ज़माने में की जो कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स वगैरह वगैरह। खुली चर्चा के लिए आयुर्वेद का ना कभी विरोध था और ना आज भी है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में ऐसे ही एक सभा का वर्णन है। सिर्फ सूत्र स्थान नहीं, पूरी चरक संहिता में भी और सारे आधार ग्रंथों में, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और बाकी भी ग्रंथों में जगह जगह पर ऐसी संगोष्ठियों के वर्णन मिलते हैं। ऐसी सभाएं, संगोष्ठियाँ या तद्विद्य संभाषा किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से नहीं होनी चाहिए, इसका आरंभ कैसे करें, अपना मत प्रदर्शित कैसे करें, दूसरों के मत का खंडन कैसे करें, किस तरह से ये सभा आगे चले और इस सभा की और चर्चा सत्र की समाप्ति कैसे हो, इन सभी चीज़ों के नियम तय थे। इन सभी का एक शास्त्र ही उस जमाने में था। चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में इस पर बहुत ही विस्तार से विचार किया गया है। आज के जैसे ही उस जमाने में भी दो तरह के लोग हुआ करते थे। ऐसी सभाओं में से समाज के लिए कुछ अच्छा परिणाम निकले, ऐसी जिन सज्जनों की इच्छा हुआ करती थी, वो संधाय संभाषा के मार्ग से जाते थे। संधाय संभाषा का मतलब संधि करना, कुछ जोड़ते जाना, कुछ सकारात्मक इनमें से कुछ चर्चा में से कुछ सकारात्मक निकालना, कोई कुछ अच्छी बातें शास्त्र को जोड़ते जाना, यह है संध्या संभाषा। कुछ विद्वानों का ऐसा मत था, इसमें रुचि हुआ करती थी कि निष्कर्ष से रुचि उनकी ज़्यादा थी कि अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना, दूसरे को नीचा दिखाना, निरर्थक वाद विवाद करते रहना। तो ऐसे लोग विगृह्य संभाषा, ऐसे लोगों की जो चर्चा सत्र हुआ करते थे उनको बोलते थे विगृह्य संभाषा। विग्रह करना, तोड़ते जाना। संधाय संभाषा का परिणाम स्वरूप कुछ समाज के लिए उपयोगी इस तरह से कुछ सकारात्मक परिणाम मिलता था। विगृह्य संभाषा से निरर्थक कंठशोष और बाकी लोगों का मनोरंजन के अलावा कुछ भी नहीं हाथ में लगता। आयुर्वेद के सभी आधार ग्रंथों में ऐसी तद्विद्य संभाषाओं को बहुत ही बढ़ावा दिया है। शास्त्र के संवर्धन के लिए ऐसी तद्विद्य संभाषाएं बार बार तथा आवश्यकतानुसार इनका आयोजन हो। एक ही क्षेत्र के विद्वान तथा व्यावसायिक भी बार बार मिलते रहे, उनमें संवाद बना रहे, इस तरह का वर्णन सभी ग्रंथों में आया है। एक सूत्र चरक संहिता का है, भिषक भिषजा सह संभाषित। मतलब एक क्षेत्र के, एक शाखा के व्यक्ति मिलते रहे, उनमें संवाद बना रहे, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। तद्विद्य संभाषा के फायदे कुछ इस तरह से बताए हैं। ज्ञान में वृद्धि हो और ज्ञान के क्षेत्र में कुछ निरोगी, कुछ निकोप इस तरह की स्पर्धा बढ़े और साथ साथ ज्ञान का भी विस्तार बढ़े। अपने से अनुभवी लोगों को सुनकर
अपनी भी उस क्षेत्र में थोड़ी बहुत प्रगति होती रहे। 4 लोगों के सामने या भरी सभा में निडरता से अपने विचार, अपने मत हम व्यक्त कर पाते हैं। ये भी एक फायदा इन संगोष्ठियों का है। 2 शब्द इसके लिए, इससे संभाषण कला बढ़ती है, ये तो बताया ही गया है। एक शब्द और इस्तेमाल किया गया है, वचन शक्ति। वचन शक्ति का ये मतलब है अपने विचार सामने वाले को समझाना, तुरंत ही जो भी हम बात कर रहे हैं उस वचन पर सामने वाले का विश्वास हो जाए, इस तरह का वचन शक्ति शब्द आया है। बार बार संगोष्ठियों में अगर सहभाग लेते रहे तो हमारी वचन शक्ति बढ़ती है, ऐसा एक उल्लेख है। इसके साथ साथ ही हमारे मन में शास्त्र को लेकर कुछ अगर शंकाएं हैं उनका निरसन होने लगता है। कुछ विषय के बारे में अगर संदिग्धता है दिमाग में तो उसमें भी स्पष्टता आती रहती है और हमारा दृढ़ निश्चय होने लगता है। अनेकों विषयों में हमारे मत निश्चित होने लगते हैं। और एक फायदा बहुत मधुर ऐसा बताया है, ऐसी सभाओं में गुरु और शिष्यों के बहुत काल बाद मुलाकातें होती रहती हैं। इससे दोनों के भी मन प्रसन्न होते हैं। अपने शिष्यों की प्रगति देखकर गुरु भी अपने ज्ञान और अनुभव के रहस्य उनके सामने खोलने लगते हैं। ऐसी ही सभाओं में से अनेक अनजाने पंडितों के पांडित्य प्रकाशमान होते हैं, जिन विद्वानों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसी सभाओं के निमित्त से सब लोगों के सामने उनकी विद्वत्ता, उनका ज्ञान आ जाता है। इसीलिए सभी समझदार लोग, सभी जानकार लोग ऐसी संगोष्ठियों को, ऐसी तद्वितीय संभाषाओं को बढ़ावा ही देते हैं। आज भी जो सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, चर्चा सत्र वगैरह होते हैं, उनके हेतु, उनके फायदे इससे कुछ अलग थोड़े ही है। यही तो सब कारण लेकर इन सभी चीज़ों का आयोजन होता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान का 25वां अध्याय है, युंजक पुरुषीय अध्याय। बहुत भारी भरकम नाम है, नाम जाने दो, नाम के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। उसमें एक विशेषता ऐसी है, बहुत सारे ग्रुप्स, समूह, उन्होंने बहुत सारे, मतलब अचूक बताना तो 157 ऐसे गट उन्होंने बताए हैं। और हर गट में, हर ग्रुप में से सर्वश्रेष्ठ अर्थात नंबर 1 कौन सी चीज़ है, ये उन्होंने बताया है। आज के विषय से संबंधित 2 सूत्र वहाँ हमें मिलते हैं। एक सूत्र ऐसा है, वैद्य समूहो निस्संशय कराणाम श्रेष्ठ, अर्थात शास्त्र या प्रत्यक्ष व्यवहार, प्रत्यक्ष अभ्यास, इनके बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो दिमाग में तो उसका निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वैद्य समूह। प्रत्यक्ष आप चर्चा करो, प्रत्यक्ष मिलो उस क्षेत्र के कुछ वैद्यों से, फिर निराकरण हो जाएगा और वही सही होगा। आज के ज़माने में जो नेट पर से कुछ भी, साइट्स में से कुछ भी देखकर समाधान करने की जो रीति नई चली है, वो इससे ये वैद्य समूह निस्संशय कराना बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा सूत्र ये है, तद्विद्य संभाषा बुद्धिवर्धना नाम श्रेष्ठ। अपनी बुद्धि या दिमाग अगर निरंतर इस्तेमाल किया जाए, घिस लिया जाए, तो वो अधिक अधिक चमकता रहता है, प्रकाशित होता है, बुद्धि का वर्धन होता है। और बुद्धि वर्धन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका उन्होंने बताया है तद्विद्य संभाषा। हम जो कह रहे हैं वही एक सच है, हमारा एकमेव शास्त्र ही सही है, बाकी सारे वैदिक शास्त्र झूठ है, छद्म है, या फिर इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा आयुर्वेद का विचार कभी नहीं था और ना आज भी है। आयुर्वेद का अध्ययन जो करते हैं वो ये इन सारी बातों को जानते हैं, उसी के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर वो अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं और यशस्वी भी होते रहते हैं। इन सब के बावजूद जो शास्त्र अनेकों सालों से काल की कसौटी पर खरा उतरता, अपने सिद्धांतों को खरा सिद्ध करता आया है, ऐसे शास्त्र को जो छद्म शास्त्र कहते हैं, उन पर सच में दया आने लगती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा आयुर्वेद, ये मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आयुर्वेद के बारे में किसी खास विशेष कोई विषय के संदर्भ में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं इसे कोई अगला विषय लेके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार और धन्यवाद।